हमारे मालदीव के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत चौधरी। दोस्तों, 4 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें पोस्ट की और इन तस्वीरों में मालदीव का कोई जिक्र नहीं था। मालदीव सरकार के कुछ मिनिस्टर्स ने इन तस्वीरों पर कुछ ऐसे कमेंट्स किए कि दोनों देशों की जो दोस्ती थी वो खतरे में पड़ गई, जिसके चलते सिचुएशन कुछ ऐसी बिगड़ गई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बॉयकॉट मालदीव छाने लगा। इस कंट्रोवर्सी की जड़ मालदीव सरकार के 3 मंत्री हैं, जिनके नाम हैं मरियम शियूना, मालसा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम माजिद। इन मिनिस्टर्स का मानना था कि पीएम मोदी ने मालदीव को टक्कर देना चाहते हैं, यानी कि लक्षद्वीप पर वो इसलिए गए कि वो अपने द्वीप की भी प्रशंसा कर सकें या उसकी पोस्ट कुछ डाल सकें। लेकिन इन मिनिस्टर्स के द्वारा किए गए कमेंट्स में कुछ ऐसे व्यक्तिगत हमले भी शामिल थे, जैसे कि ट्विटर पर मरियम ने पीएम मोदी को इजराइल की कठपुतली कहा और महजूम माजिद ने भारत के खिलाफ हेटफुल कमेंट की। उन्होंने खुले में पेशाब करने की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि ये भारत की संस्कृति का हिस्सा है। इसे सोशल मीडिया पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया जब भारतीयों ने पोस्ट करना शुरू किया और वे अपनी फ्लाइट और होटल की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, तो मालदीव सरकार को इस कंट्रोवर्सी की गंभीरता समझ में आ गई, जिसके चलते मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मंत्रियों द्वारा किए गए कमेंट्स उनके पर्सनल ओपिनियन को दर्शाता है, न कि मालदीव सरकार के विचारों को। बाद में सरकार ने इन तीनों मंत्रियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया। इस कंट्रोवर्सी के पीछे एक बहुत ही गहरा जियोपॉलिटिकल एजेंडा है साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एजेंडा के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मालदीव एक छोटा सा देश है। इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 5 लाख है। यहाँ कुल मिलाकर 1000 द्वीप हैं और 1000 द्वीपों में से केवल 200 पर ही लोग रहते हैं। इन 200 में से 150 से अधिक द्वीप रिजॉर्ट द्वीप हैं। देश टूरिज्म पर बहुत अधिक निर्भर है। मालदीव की जीडीपी का लगभग 28% हिस्सा टूरिज्म पर निर्भर करता है। 90% टैक्स रेवेन्यू इंपोर्ट ड्यूटीज और टूरिज्म से आता है। मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से आते हैं। साथियों, 2023 में लगभग 2 लाख से अधिक भारतीय टूरिस्ट मालदीव गए। इस साल कुल मिलाकर लगभग 1.75 मिलियन टूरिस्ट मालदीव गए थे। अब आप इस देश को इमेजिन कर सकते हैं कि जिसकी टोटल पॉपुलेशन खुद ही आधा मिलियन है, यानी कि 5 लाख लोग वहां रहते हैं और देश में साल में करीब 1.7 मिलियन यानी कि उनकी पॉपुलेशन का 1.5 गुना टूरिस्ट हैंडल करता है। लेकिन भारत और मालदीव का रिश्ता टूरिज्म से कहीं ज्यादा गहरा रहा है। पहले भी इन दोनों देशों में आपस में गहरी मित्रता रही है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री सहयोग भी रहा है। भारत ने सागर जैसी पहल में विशेष भूमिका निभाई है। सागर का मतलब है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। 2008 के आसपास भारत ने अपनी पहली नेबरहुड पॉलिसी शुरू की और श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान और म्यांमार के साथ संबंधों में सुधार किया। मालदीव द्वीपों पर बहुत से भारतीय मिलिट्री ऑफिसर और सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा भारत द्वारा 2010 और 2015 में मालदीव को 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स दिए गए थे। इस मिलिट्री उपस्थिति और हेलीकॉप्टर देने के पीछे कई कारण थे दोस्तों, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मदद करना, खोज और बचाव अभियान चलाना, आपदाओं में पीड़ितों को हवाई मार्ग से ले जाना यानी उनकी जान बचाना। मूल रूप से आतंकवाद को रोकने के लिए मालदीव ने भारत से मिलिट्री की मांग की थी। 2009 में जब मालदीव सरकार अपने देश में संभावित आतंकवादी हमलों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थी, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी थी और उनके पास मिलिट्री असेट्स और सर्विलांस की बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन ये मदद और भारत की मिलिट्री का मालदीव में मौजूदगी होना पिछले कुछ सालों से मालदीव की आंतरिक राजनीति में विवाद का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मालदीव में कुछ राजनीतिक दल इसका पूरी तरह विरोध करते हैं और चाहते हैं कि भारत अपनी सेना को मालदीव से वापस बुला ले। दरअसल मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति जो 2023 में बने थे, मोहम्मद मोइज्जू, और उनकी राजनीतिक पार्टी पीएनसी यानी कि पीपल नेशनल कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे का बहुत जोर से इस्तेमाल किया था और सत्ता में आए थे कि भारत अपने सैनिकों को वापस बुला ले। बात यह है कि देश में 30 साल तक तानाशाही रही। उसके बाद 2008 में उनके देश में एक नया संविधान अपनाया गया। 2008 में हुए चुनाव में मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी ने जीते और उनके नए राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद थे। वे अपने कार्यकाल के पिछले 4 वर्षों तक
एक सफल राष्ट्रपति रहे। उन्होंने क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाया था और उन्होंने मालदीव्स को कार्बन तटस्थ बनाने का संकल्प लिया। उनकी विदेश नीति इंडिया फर्स्ट थी। उनके कार्यकाल के दौरान भारत और मालदीव घनिष्ठ सहयोगी बन गए थे। 2009 में मालदीव्स के ही अनुरोध पर भारत ने मालदीव्स को सैन्य उपकरण दान में दिए थे। लेकिन 2012 में मालदीव्स में एक बहुत गहरा राजनीतिक संकट पैदा हो गया और अगले साल 2013 में जब चुनाव हुए तो एक नई प्रोग्रेसिव पार्टी यानी पीपीएम सत्ता में आई और उस समय के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल बने थे। और सत्ता परिवर्तन के साथ ही देश ने अपनी विदेश नीति भी बदल दी। इस नई पार्टी ने भारत का जमकर विरोध किया। साथियों, इस नई सरकार ने कहा कि भारत ने उन्हें जो 2 हेलीकॉप्टर उपहार में दिए थे उनको भारत बेशक वापस ले सकता है। अब इसके साथ ही भारत से दूरी बनाने के बाद यामीन सरकार चीन के बहुत करीब आ गई और अब इसी बीच मालदीव और चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन गया। इस दौरान मालदीव ने चीन के $1.5 अरब उधार लिया था। इस सरकार की वजह से भारत और मालदीव के रिश्ते कमजोर हो गए और इस क्षेत्र में भारत की रणनीति स्थिति कमजोर होने लगी। इसके बाद अगला चुनाव 2018 में हुआ तो फिर एक बार फिर सत्ता पक्ष बदला और देश की विदेश नीति भी बदली। 2018 में एमडीपी के इब्राहिम मोहम्मद राष्ट्रपति चुने गए और उन्होंने ये कहा कि यामीन जिन हेलीकॉप्टर्स को भारत को वापस देना चाहते थे, यानी जो मालदीव्स को भारत ने उपहार में दिए थे, इब्राहिम मोहम्मद ने उन भारतीय हेलीकॉप्टर्स को मालदीव्स में रहने का समय बढ़ा दिया। यानी कि नए राष्ट्रपति जो बने थे वो नहीं चाहते थे कि हेलीकॉप्टर भारत अपने वापस ले। इसके बाद भारतीय सरकार ने फिर से मालदीव सरकार की मदद करना शुरू कर दिया। भारत ने साथियों मालदीव्स को अरबों डॉलर भेजे ताकि पिछली सरकारों द्वारा लिया गया कर्ज मालदीव आसानी से चुका सके। यहाँ तक ही नहीं, कोविड जैसी महामारी के दौरान भारत ने मालदीव्स को टीके उपलब्ध कराए थे। हम आपको बता दें कि जब मालदीव एक लोकतंत्र देश नहीं था तब भी 30 साल की तानाशाही के दौरान भी भारत मालदीव के संबंध मजबूत थे। जैसे कि 1995 में भारत ने मालदीव्स में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया। यह अब भी मालदीव का सबसे बड़ा अस्पताल है। फिर 2020 में भारत और मालदीव के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने समुद्री कनेक्टिविटी के लिए $500 मिलियन मालदीव्स को दिए। भारत निर्यात आयात बैंक द्वारा $800 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी मालदीव्स को दी गई। सरकार के इस इंडिया फर्स्ट के सक्रिय दृष्टिकोण के कारण एक बार फिर इंडिया आउट के नारे मालदीव्स में लगने लगे। विपक्ष के राजनेताओं का भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच गठबंधन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होने लगा था। 2021 तक कई पत्रकारों ने इसके बारे में लेख लिखे, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए गए थे जो खुलेआम भारत की आलोचना कर रहे थे। कई मायनों में साथियों मालदीव भारत को नीचा दिखाना चाहता था। राजनेता भी अपने द्वीपों से भारत की मौजूदगी खत्म करने के लिए नफरत भरे भाषण दे रहे थे और ये सब देखकर मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने मालदीव के विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट और भारतीय गरिमा पर हमला हो रहा है। भारत ने जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने अपील की उनके मंत्रालय से कि इस पर जल्द से जल्द कोई न कोई संज्ञान लिया जाए। यह पत्र मालदीव की मीडिया में लीक हो गया था। साथियों 2 जुलाई 2021 को एमडीपी सरकार आधिकारिक तौर पर भारत से माफी मांगती है और चिंता जताती है कि कुछ लोग जो मालदीव की मीडिया और सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, हम इसे गलत मानते हैं और विशेष रूप से मालदीव सरकार ये बताना चाहती है कि वे भारत विरोधी नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ है। इंडिया आउट नारे को लेकर अहमद अजान ने बयान दिया कि इस अभियान का मतलब यह नहीं कि वो मालदीव से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि सभी भारतीय उनके देश में सुरक्षित रहें। और इंडिया आउट आंदोलन का मतलब यह था कि भारत सेना को अपने देश से बाहर निकालना चाहते हैं और यह कि जो लोग इंडिया आउट अभियान का उपयोग भारतीयों को धमकाने और भारतीयों पर हमला करने के लिए कर रहे थे, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने इसे मुद्दा आधारित आंदोलन बताया। तो मुद्दा यह है कि अगर यह मुद्दा आधारित आंदोलन है तो उनके लिए फिर मुद्दे क्या हैं? विपक्षी राजनेताओं का दावा है कि एमडीपी सरकार द्वारा भारत के साथ किए गए समझौते बहुत ज्यादा गोपनीय हैं और उनका विवरण जनता के सामने नहीं रखा जाता है। उनकी विपक्षी पार्टी पीपीएम के तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहम्मद शरीफ ने कहा कि अगर समझौते का ब्यौरा देश के सामने नहीं रखा गया तो यह लोकतंत्र का उल्लंघन होगा। सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर
ब्यौरा नहीं छिपाना चाहिए। उन्होंने मालदीव्स में उथराथिला फाल्हू द्वीप पर, यानी कि एक द्वीप है मालदीव्स में, हार्बर परियोजना का उदाहरण दिया। फरवरी 2021 में भारत और मालदीव्स के बीच एक संयुक्त रक्षा कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे। साथ ही लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि समझौते के मुताबिक भारतीय सेना यहाँ दशकों तक रह सकती है और उनके पास इस सुविधा का विरोध करने का भी अधिकार होगा। यह सुनकर मालदीव्स के कई नागरिक सचमुच परेशान हो गए, यानी कि वहाँ की जनता अचानक परेशान होने लगी इन दस्तावेजों के सामने आ जाने के बाद। यहाँ तक कि जो लोग इंडिया आउट अभियान का समर्थन नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी विपक्ष का समर्थन अचानक करना शुरू कर दिया। इस वजह से जब 2023 में अगला चुनाव हुआ तो सत्ताधारी पार्टी फिर से बदल गई और पीपीएम पार्टी जो विपक्ष में थी सत्ता में वापस आ गई। इस बार पीपीएम पार्टी ने सत्ता में रहने के लिए पीएनसी पार्टी के साथ गठबंधन किया और मालदीव्स के नवनीतम राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू इस दक्षिणपंथी पार्टी पीएनसी के उम्मीदवार थे। ये जो चुनाव हुआ था 30 सितंबर 2023 को वहाँ हुआ था। अपने चुनाव अभियान के दौरान इंडिया आउट के मुद्दे पर बहुत ज्यादा जनता का ध्यान केंद्रित किया गया था और इंडिया आउट मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने वाली राजनीतिक पार्टी आज सत्ता में है। यह भी ध्यान देने का योग्य है कि यदि पिछली एमडीपी सरकार अधिक पारदर्शी होती और समझौतों को इतना गोपनीय नहीं रखती तो शायद इंडिया आउट की भावना को इतना बल वहाँ नहीं मिलता और शायद सत्ता में वह बने रह सकते थे। लेकिन जब अब यह पीपीएम पार्टी सत्ता में आई है तो उन्होंने इंडिया आउट के इस मुद्दे को पिछली बार से भी ज्यादा गंभीरता से ले लिया और उनके जो नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने चुनाव जीतने के 4 दिन बाद ही खुले तौर पर कहा कि मालदीव्स में भारतीय सेना को देश छोड़ना होगा, यानी कि उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। 17 नवंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइज्जू और एक हफ्ते बाद ही 23 नवंबर 2023 को भारतीय केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से उन्होंने मुलाकात की। उस बैठक में उन्होंने कहा कि भारत मालदीव से अपने सैन्य कर्मी वापस बुला ले और इसके 1.5 महीने बाद ही मोइज्जू के मंत्रियों ने खुलेआम सार्वजनिक तौर पर पीएम मोदी और भारत का अपमान करना शुरू कर दिया। जब ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और एमडीपी पार्टी जो कि भारत के पक्ष में हमेशा खड़े रहते थे, यानी कि वो भारत से लगाव चाहते थे हमेशा ही, मोहम्मद नशीद और इब्राहिम मोहम्मद दोनों ने भारत के खिलाफ इस घृणित भाषा की निंदा की। अब जब आप ये जान ही गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह लक्षद्वीप के बारे में बिल्कुल नहीं था। यह पूरी तरह से मालदीव का आंतरिक राजनीति के बारे में था। इंडिया आउट की यह भावना मालदीव के कुछ राजनेताओं के लिए अपने नागरिकों को भड़काने और घृणित भाषणों से अधिक वोट हासिल करने का एक तरीका है। 2021 में जब एमडीपी सरकार सत्ता में थी और इंडिया आउट के नारे लगे थे, तब एमडीपी के एक मंत्री अली अजीम ने कहा था कि यह भारत विरोधी आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों को नफरत भरे भाषण देने में मजा आता है। आज यह इस बात का बड़ा उदाहरण है कि नफरत भरी राजनीति किस देश के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। ऐसे राजनेता आपको सिर्फ मालदीव में नहीं बल्कि दुनिया भर के हर देश में देखने को मिल जाएंगे। वे या तो किसी समुदाय के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ या पूरे देश के खिलाफ हमेशा ही नफरत फैलाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बहुत से लोग ऐसे घृणित भाषणों और उनके द्वारा पैदा किए गए डर से गुमराह हो जाते हैं। अब मालदीव की नई सरकार की विदेश नीति पर नजर डालें तो वह एक बार फिर चीन की ओर झुकती हुई दिखाई दे रही है। शायद यह महज एक संयोग है कि पूरा विवाद मालदीव के राष्ट्रपति की चीनी यात्रा से ठीक एक दिन पहले शुरू हुआ। उनकी चीनी यात्रा 8 से 12 जनवरी तक होनी थी। चीनी राज्य प्रायोजिक मीडिया ने इस स्थिति की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि मोइज्जू भारत के साथ एक सामान्य मानसिकता के साथ व्यवहार कर रहे हैं। अब यह भी ऐतिहासिक है कि मोइज्जू ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना। उन्होंने पहले मालदीव के सभी राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा, यानी उनसे पहले मालदीव का जो भी कोई राष्ट्रपति बनता था, अपनी पहली विदेश यात्रा भारत के लिए चुनते थे, यानी वो सबसे पहले भारत आते थे। इस विवाद को शुरू होने के बाद अब भी 2 दिन पहले यानी 10 जनवरी को राष्ट्रपति मोइज्जू ने चीनी पर्यटकों को मालदीव आने का निमंत्रण दिया था। जब से हमारे भारतीय लोगों ने मालदीव का बहिष्कार करना शुरू किया है, वह खुलेआम चीनी पर्यटकों को
अपने देश में आमंत्रित कर रहे हैं। यहाँ पूरा मामला मालदीव्स की आंतरिक राजनीति का है। साथियों, ये बात आप बखूबी समझ गए होंगे। चीन के पक्ष में पार्टियां बनाम भारत के पक्ष में पार्टियां, उस देश में हमेशा ये एजेंडा चलता रहता है। यानी कुछ पार्टियां चीन के पक्ष में होती हैं और कुछ पार्टियां भारत के पक्ष में होती हैं। अगर मालदीव्स में 4-5 साल बाद, यानी कि जो नई सरकार अगले चुनाव के बाद बनी, तो उनकी विदेश नीति भी बदल सकती है। भारत को जो समर्थन करती हो वो पार्टी दोबारा सत्ता में आ सकती है। तो मालदीव्स के प्रति भारत का रुख फिर से बदल सकता है। अब मालदीव्स की राजनीति में साथियों, बेशक चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा अपने भारत के पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। एक बात साथियों ये भी है जिस पे हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है कि स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देते समय और स्थानीय आबादी का भी ध्यान रखना चाहिए। पर्यटन, पर्यावरण और स्थानीय लोगों की आजीविका की कीमत नहीं होनी चाहिए। साथियों, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही दूसरे देशों के द्वीपों के बारे में या फिर वहां पर जो घूमने वाली जगह हैं उनका हमेशा ही प्रचार किया जाए। हमारे देश में भी लक्षद्वीप जैसे सुंदर द्वीप हैं, तो क्यों ना साथ मिलकर उनकी सुंदरता को बढ़ाया जाए। और अगर उनकी सुंदरता बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर से भी हमारे देश में घूमने के लिए आएंगे और हमारे भारतीय लोग तो खैर जाएंगे ही। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।